हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिस्ट्री हब में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो हम लोगों ने पुर्तगाली गवर्नर को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों का प्रभाव। पुर्तगाली जो भारत में आए तो उनका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति जो थी वो पुर्तगाली बन गई। पहली बार भारत सहित और एशिया के अन्य देशों का संसाधनों का दोहन करने वाली शक्ति जो थी वो पुर्तगाली बन गई थी। क्या हुआ कि पुर्तगालियों से पहले कोई भी भारत या फिर एशिया के अन्य देशों के संसाधनों का दोहन नहीं कर सका था। पुर्तगाली ऐसी पहली शक्ति बन गई जो कि भारत और एशिया के अन्य देशों के संसाधनों का दोहन कर रही थी। सेकेंड पॉइंट हमारा है, सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार संबंध प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार, भारत और जापान के व्यापार को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों से अरबों व तुर्कों ने सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उसने मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पहली बार वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे तो अरबों ने उनके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया था। इसीलिए पुर्तगालियों ने जो है वो अरबों और तुर्कों को अपना निशाना बनाया था, स्पेशली मुसलमानों को। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन का भी प्रयत्न किया, तभी तो उन्हें शाहजहां ने दंडित किया था। पुर्तगाली ईसाई मिशनरी जो थी वो भारत में धर्म परिवर्तन का भी क्या कर रही थी? प्रयत्न कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिरों को क्या कर दिए गए? तोड़ दिए गए। गोवा के सभी मंदिरों को क्या कर दिए गए? तोड़ दिए गए। कब? 1540 ईस्वी में। 1573 में बारदे और 1584 से 87 के मध्य सालसेट के मंदिर को भी पुर्तगालियों ने क्या किया? तोड़ दिया। तो गोवा के मंदिरों को कब तोड़ा? 1540 में। बारदे के मंदिरों को पुर्तगालियों ने 1573 में तोड़ा और 1584 से 87 के मध्य पुर्तगालियों ने सालसेट के मंदिरों को भी क्या किया? तोड़ दिया। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 1560 में गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1560 ईस्वी में की गई और इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना। दैट्स इम्पोर्टेंट। गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद का भारत में प्रवेशन पुर्तगाल ने कराया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ याद रख सकते हैं। मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेशन किसने करवाया? पुर्तगालियों ने करवाया। कहां से? मध्य अमेरिका से। ये सब भारत की वस्तुएं नहीं है, मध्य अमेरिका से आई है और इसका प्रवेशन भारत में पुर्तगालियों ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बादाम, लीची, संतरा, अनानास और काजू का प्रवेशन जो है वो पुर्तगालियों ने अन्य देशों से करवाया। जहाज निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने किया। कब किया? 1556 ईस्वी में। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है वो 1556 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ पुर्तगालियों के कारण। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन जो भारत में है वो किसने करवाया? पुर्तगालियों ने करवाया। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भारत में पुर्तगालियों ने करवाया। मेरा टोन थोड़ा जो है वो बच्चों को पढ़ाने जैसा है।
आई थिंक अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग को याद बेटर रह पाएगा, दैट्स व्हाई मैं बार बार रिपीट करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में हुआ था। औषधीय वनस्पति से संबंधित, औषधीय वनस्पति यानी कि मेडिसिन से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ यानी कि पहली वैज्ञानिक पुस्तक का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में हुआ था, और यह भी मेहरबानी जो थी वो पुर्तगालियों की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर, ये हम लोगों ने पुर्तगालियों का प्रभाव फिनिश कर लिया, ऑलमोस्ट पुर्तगाली फिनिश हो गए हैं। ये कुछ एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि 1542 में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन फांसो डे सूजा, ऐसा कुछ नाम याद रख सकते हैं, मार्टिन फांसो डे सूजा पुर्तगाली गवर्नर जो बन रहे थे उसमें 1542 में ये पुर्तगाली गवर्नर आए थे। ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो थे वो सेंट फ्रांसिस जेवियर दक्षिण भारत आए थे। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, नाम याद रखना है, सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे, तो आंसर क्या होगा, मार्टिन फांसो डे सूजा, ऐसे याद रख सकते हैं, मार्टिन सोजुआ। ठीक है, कब आए थे, 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अकबर की अनुमति से हुगली और शाहजहां की अनुमति से बांदेल में पुर्तगाली कारखाने स्थापित किए गए। अकबर की अनुमति से कहा, हुगली, और शाहजहां की अनुमति से बांदेल में पुर्तगाली कारखाने स्थापित किए गए। हुगली में किसकी अनुमति से पुर्तगालियों ने अपने कारखाने स्थापित किए, अकबर के। बांदेल में किसकी अनुमति से पुर्तगालियों ने अपने कारखाने स्थापित किए, शाहजहां के। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1572 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटानियो द नोरोन्हा के समय अकबर कैम्बे गया, और जहां पहली बार उसका पुर्तगालियों से क्या हुआ, परिचय हुआ। पहली बार अकबर पुर्तगालियों से कहा मिला, कैम्बे में। कैम्बे एक जगह का नाम है, वहां पे पहली बार जो है वो अकबर जो था वो पुर्तगालियों से मिला था। और नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो देखा होगा कि अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी आए थे, 1580, 1590 और 1595। तो 1580 में जो ईसाई मिशनरी आए थे उस मिशनरी में फादर एकाबिबा और मॉन्सरेट भी क्या थे, शामिल थे। तो क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है कि फादर एकाबिबा और मॉन्सरेट अकबर के काल में आने वाले किन ईसाई मिशनरी के साथ आए थे, तो 1580 के ईसाई मिशनरी के साथ आए थे। और इसी के साथ हमारा जो है वो पुर्तगाली खत्म होता है, पुर्तगाली जो भारत है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डच के बारे में। तो ये जानते हैं डच के बारे में, पुर्तगाली हमारा फिनिश हो गया, अब हम लोग जानेंगे डच के बारे में। डच जो थे वो डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के। नेक्स्ट पॉइंट है कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 में पूर्वी जगत पहुंचा। पहला डच अभियान किसके नेतृत्व में आया था, कार्नेलियस डे हस्तमान। नाम याद रखना है, कुछ नाम जो होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब नाम होते हैं, बट हमें नाम याद रखना पड़ेगा। कार्नेलियस डे हस्तमान जो थे के नेतृत्व में पहला डच अभियान जो था वो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत को आया था। नेक्स्ट पॉइंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना वारेन हगे ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में की थी। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, वारेन हगे ने की थी। कब की थी, 1605 में की थी। कहाँ पे की थी, मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है की थी। वारेन हगे ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्लियर। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। डच के बाद पुर्तगाली के बाद डच आए, उससे पहले तो कोई आए नहीं थे। तो डच जब तक आए तब तक पूर्वी व्यापार पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। ये फैक्ट में आ सकते हैं, लाइन आते हैं ना जैसे वैसे आ सकते हैं। ये याद रखने की चीज है कि डचों के आगमन के समय
पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर क्या था? एकाधिकार था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बाइना पर अधिकार कर लिया। कहां पर? अम्बाइना पर। 1605 ईस्वी में डच ने क्या किया? जब इसकी फैक्ट्री की स्थापना हुई तो उसी वर्ष डचों ने 1605 ईस्वी में ही पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बाइना पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर जो था वो बसाया। कब? 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। गॉट इट? गॉट इट। डचों ने बैटेविया नामक नगर कब बसाया? 1619 ईस्वी में। कहां बसाया? जकार्ता के खंडहरों पर। ये पॉइंट तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1641 ईस्वी में मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन में श्रीलंका पर क्या कर लिया? डचों ने अधिकार कर लिया। भारत में जो डचों के महत्वपूर्ण कोठे थे वो कहाँ कहाँ थे? एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिपलीपट्टनम, कराईकल, बरानगर, बालासोर, कोची आदि में खुली थी। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत में डचों का महत्वपूर्ण कोठी कहाँ कहाँ था? मसूलीपट्टनम, यहाँ तो पहली कोठी स्थापित हुई थी। पुलिकट, सूरत, बिपलीपट्टनम, कराईकल, बरानगर, बालासोर, कोची में खुली थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1627 ईस्वी में पिपली में की थी। कहाँ पे? डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1627 में पिपली में की थी। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसोरा में अपनी फैक्ट्री की क्या की? स्थापना की। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसोरा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। गॉट इट? 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसोरा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। चिंसोरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया। डचों ने क्या किया? चिंसोरा में गुस्तावुस नामक किले का क्या किया? निर्माण करवाया। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोची और कन्नौज दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में डचों के व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? मालाबार तटवर्ती प्रदेश में डचों के व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो वो हम बोलेंगे कोची और कन्नौज। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है, 1690 के बाद पुलिकट के बदले नेगापट्टनम को डचों का प्रमुख केंद्र बना दिया गया। कब? 1690 के बाद पुलिकट के बदले किसको बना दिया गया? नेगापट्टनम को डचों का प्रमुख केंद्र बना दिया गया। डच मुख्यतः मसाले, नील, अफीम, कच्चे रेशम, वस्त्र और सोरा का क्या करते थे? व्यापार करते थे। किस किस का व्यापार करते थे डच? मसाले, जिसके लिए वो लोग आए थे, मसाले, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, सोरा आदि का क्या करते थे? व्यापार करते थे। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। किस पर आधारित थी डचों की व्यापारिक व्यवस्था? सहकारिता पर आधारित थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? सहकारिता पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखिए हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि डच जब आए तब किसका एकाधिकार था? पुर्तगालियों का एकाधिकार था। पुर्तगाली को तो उन्होंने हरा दिया, बट अंग्रेज की नौसेना शक्ति के सामने जो थी वो डच जो थी वो टिक नहीं सकी। और बेदरा का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बेदरा का युद्ध जो था वो 1759 ईस्वी में हुआ था। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था, जिसमें डच क्या हुए थे? पराजित हुए थे। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था और डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें डच क्या हुए थे? पराजित हुए थे। और 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। तो डच जो थे वो अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कब हुए? 1795 ईस्वी में।
डचों का इतना जल्दी भारत में पतन हो गया, वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाए। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, कंपटीटर थे, वो अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसे शक्तिशाली थे, तो उनके सामने वो टिक नहीं सके। एंड उन्होंने भारत की राजनीति में जो है कभी उतनी रुचि नहीं ली, वो व्यापार करने आए और व्यापार करके चले गए। तो भारत से अंतिम रूप से उसका निष्कासन कब हुआ? 1795 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डचों के व्यापारिक केंद्र जो हुए वो कब स्थापित किए, ये क्रोनोलॉजी में आता है। एंड डचों के व्यापारिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध थे? कौन सा केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध थे? ओके।